गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट अपना कल प्रॉपर्टीज मैंने खत्म कर दी हैं, तो एपी अपना खत्म है। आज अपन जीपी पढ़ेंगे, लेकिन जीपी पढ़ने से पहले एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे बेटा आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं आप ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन है इफ दी साइड्स ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी होम जो एपीपीएस है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। और कई सारे बच्चों ने मेरे को पूछ भी लिया है, कई सारे बच्चों का नहीं आया है फिर से, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है इफ साइड्स ऑफ a right angle triangle are in arithmetic progression, are in AP, then the signs of acute angles are, then the signs of acute angle are। आपके ऑप्शंस हैं 3/5, 4/5, सर रूट। हाँ बोलो बेटा। सर देन के बाद के देन दी साइन ऑफ साइन एक्यूट एंगल। हाँ, देन दी साइन ऑफ एक्यूट एंगल्स आर √5 - 1/2, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन है √5 + 1/2। तो यह है क्वेश्चन, आपने करना है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपने एपीपीएस में भी देखा होगा। क्वेश्चन है इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, देन द साइंस ऑफ एक्यूट एंगल आर। क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल है तो बचे हुए दो एंगल एक्यूट एंगल, उन एक्यूट एंगल का आपको साइन बताना है। ये सारे करेक्ट हैं, कृष्णा चौहान करेक्ट हैं, अंशु करेक्ट हैं, क्षितिज ओझा करेक्ट हैं, तन्मय चौहान करेक्ट हैं, आर्या सी करेक्ट है, पुष्पक बेटा चेक करो, वीर सैन करेक्ट है, आयुष राउत करेक्ट है, अनिरुद्ध सैन बेटा चेक करो, गलत जवाब है। योगेश बिशाने यू हैव टू चेक योर आंसर बेटा, रॉन्ग आंसर है। ला 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 ला। ये क्वेश्चन आपको एपीपीएस में दिया गया है।
पुष्पक और तनिष्क तिवारी, वो साथ करेक्ट। रामेश्वरी राड़के करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, तो ये वार्म अप क्वेश्चन था अपना आज की क्लास के लिए। स्टार्टिंग क्वेश्चन यही था ताकि ग्लोरी कनोजे करेक्ट हैं, तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन था और बाकी बच्चे ऐड हो रहे थे धीरे धीरे। ऑलमोस्ट आई होप अभी भी आने चाहिए। जानवी मोहावे करेक्ट है, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया, इसके बाद अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। निशानी करेक्ट है, वेरी गुड। अभी तक अच्छे आंसर हो रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस क्वेश्चन था। प्रियल प्रसाद करेक्ट है, वेरी गुड प्रियल। So now here we discuss the solution of this question, how to approach this question. देखिए, सृष्टि जनबंधु करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। और पलक मनमोड़े करेक्ट है। अंशिका मौदेकर, बहुत लेट आया आंसर, करेक्ट है। चलिए, तो जिन्होंने आंसर किया सभी बधाई के पात्र। और अपन शुरू करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हमको क्वेश्चन में दिया है एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपको बेटा राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और ये एंगल हम मान लेते हैं 90 डिग्री, या राइट एंगल ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देखने में भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मैं राइट एंगल बना लेता हूँ। ये भी राइट एंगल बन सकता है वैसे, लेकिन राइट एंगल जैसा अपन बनाते हैं वैसा बना लेते हैं। तो यह है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। तो बस इतना सा इसमें हिंट था, ये राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लेंगे। और उसके बाद एक चीज बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बोला है कि जो साइड्स हैं वो एपी फॉर्म कर रही हैं। मतलब 3 साइड्स हैं, मतलब हमको 3 नंबर एपी में लेने हैं। और आपको ये सपोजिशन में बताया था कि जब भी व्हेन यू हैव टू सपोज 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो नंबर्स हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेंगे। दीज आर दी 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको साइड्स बनानी है एपी में, इसलिए हम वो एपी के साइड्स ले लेंगे बेटा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसमें एक बात का विशेष ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये है कि जो एंगल 90 डिग्री है ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसलिए इसकी अपोजिट साइड हम सबसे बड़ी रखेंगे। तो a प्लस डी हमने यहाँ पर एंगल 90 के अपोजिट वाला साइड लेना है। बस अब कुछ भी दम नहीं बची है। क्वेश्चन में जो आगे आपसे पूछा है कि इसके जो बचे हुए 2 एक्यूट एंगल हैं, यदि मैं इनका नामकरण संस्कार कर देता हूँ ए बी सी, तो आपको बताना है बेटा कि एंगल सी का साइन कितना होगा और एंगल ए का साइन कितना होगा। साइन ऑफ एंगल ए और साइन ऑफ एंगल सी आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चूंकि हमको 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसलिए यहाँ से तो ये देखते ही आप हटा देना, क्योंकि यहाँ तो एक एक ही वैल्यू लिखी हुई है, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या फिर सेकेंड होगा। ठीक है, सो अब वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली यहाँ पर वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से a प्लस डी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है ही। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से a स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली यू गेट 4ad इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक a कैंसिल करने के बाद यू गेट a का वैल्यू बेटा 4d,
एंड वंस वी गेट ए का वैल्यू 4D, यदि हमको ए का वैल्यू मिल गया है बेटा 4D, तब तो क्वेश्चन में कुछ भी बात नहीं बची। यदि मैं यहाँ पर ए की जगह पर 4D डाल दूंगा, तब ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? ए की जगह 4D डालने से दिस साइड लेंथ बिकम्स 3D। ए की जगह 4D लिया है तो ये 4D, और ए की जगह 4D लिया है तो ये 5D हो जाएगा। ये आ गए तीनों साइड्स की प्रोपोर्शनल वैल्यूज आ गई हैं। एंड वंस वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो अब मैं यदि साइन ए निकालूंगा, तो साइन ए जो है वो होता है अपोजिट, तो साइन ए के अपोजिट साइड है 4D अपॉन हाइपोटेनियस, वो आपको दे रखा है 5D, so this gives you 4/5। and similarly when we calculate sin C, तो C के अपोजिट जो साइड है वो है 3D और हाइपोटेनियस है 5D, तो ये आ जाएगा 3/5। तो करेक्ट आंसर आर 3/5, 4/5। इस तरीके से अप्रोच करना था क्वेश्चन को। अब देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। एपीपीएस का भी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, मेरे को लगा करा देना चाहिए, और कुछ बातें अपनी रिवाइज हो गई। जैसे यहाँ पर सपोजिशन ऑफ टर्म्स, ये हेडिंग अपना रिवाइज भी हो गया। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। कोई डाउट है अभी भी मन में तो पूछ लीजिए। सर एक्सप्लेन एक बार करना। भावेश पाटिल, इतना लेट कहाँ आते हो सोते सोते? 8 बजे का क्लास है, तुम 8:20 पे आ रहा है, कहाँ चला गया था? अरे बोलोगे? अब बोलोगे सर नेटवर्क इशू है। बोलो बोलो, नहीं नेटवर्क इशू था। नहीं सर। हाँ फिर सर ये वो क्वेश्चन लौटता क्या था? ये क्वेश्चन बेटा एपीपीएस का क्वेश्चन है। एपीपीएस देखते हो आप? हाँ सर, वो उसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो बस वही है। मैंने बच्चों को पूछा था, बच्चों ने तो बता दिया मैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि हमको ट्राइंगल की 3 साइड्स लेनी है, वो भी एपी में। तो एपी में हम जो साइड्स लेंगे, ये है एपी के 3 टर्म्स, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हमने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। ठीक है, ए प्लस डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया तो ए का वैल्यू 4D आ जाता है। अब ए की जगह पर 4D डालेंगे तो 4D माइनस डी 3D, ये 4D और ये 5D आ जाएगा। अब बस रेशियो निकाल दो, साइन ए और साइन सी, हो जाएगा पाटिल। हाँ सर, हो गया। चलिए चलिए। So now moving on to next page where we discuss geometric progression second। अब मैंने आपको जैसे बोला था बेटा कि यदि किसी बच्चे ने एपी अच्छे से पढ़ा है, उसको जीपी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। बिल्कुल वही ऑर्डर रखेंगे अपन, ताकि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बातें हैं वो भी रिवाइज हो जाएं। चलिए, तो देखा आपने सभी बच्चों ने एपी का डेफिनेशन पढ़ा है। यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो एपी बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट है तो उसको अपन जीपी बोले। एपी जीपी में बस इतना फर्क है, वहां डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ रेशियो कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेशन जीपी की ये हो जाएगी, इफ रेशियो बिटवीन 2 consecutive terms, 2 consecutive terms of any progression
is constant, then progression is said to be geometric progression, GP। कितनी सी डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है? यदि दो लगातार टर्म्स के बीच का रेशियो कांस्टेंट होगा तो फिर हम प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल बताइए। हाँ, तो ये लीजिए बेटा एग्जाम्पल, जो मन में आए वो टर्म पहले लिख लिया करो। जैसे मेरे मन में आ रहा है 1, अब 1 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये 2 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये जीपी फॉर्म करेगी, RNG। तो वहां पर आप क्या करते थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन करते थे। फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वहां पर ऐड करते थे तो हम बोलते थे डिफरेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं रेशियो कांस्टेंट है। बस 4 साइन है और कुछ नहीं है, खत्म हो जाती है। तो 1, 2, 4, 8, 16 दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि आप बात करें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2 बार डिवाइड होता है। थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से रेशियो 2 आएगा, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से रेशियो 2 आएगा, फिफ्थ टर्म का फोर्थ टर्म से रेशियो 2 आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए प्रोग्रेशन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है सर, समझ गए। अब आप इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे जैसे एपी में आपने लिखा था। एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, dd ऐड करते जाएं। ऐसे यहाँ पर अपन जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि नाउ इफ small a is first term and small r is common ratio of any geometric progression, then general representation of GP is AR स्क्वायर। क्या करना है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाना है, AR पावर 3 एंड सो ऑन। ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन। हर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट टर्म से, फिर r से मल्टीप्लाई किया, फिर r से मल्टीप्लाई किया, करते गए तो वी गेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप देखिए, इसको देख के हम इसका nth टर्म लिख सकते हैं जैसे आप एपी में लिखते थे, बड़ा आसानी से। आप ये समझो बेटा कि यदि यहाँ पर ये टर्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये टर्म कहलाता है फर्स्ट टर्म। सर ठीक है, समझ गए। ये टर्म कौन सा है बेटा? सेकेंड टर्म। ये टर्म कौन सा है बेटा? थर्ड टर्म। यदि ये थर्ड टर्म है तो पावर आप देख रहे हो कितना का आ रहा है? 2 का। यदि फोर्थ टर्म लिखा है तो पावर कितने का है? 3 का है। मतलब आप जौन सा भी टर्म लिख रहे हो पावर उससे 1 कम आ रहा है। ये तो एज सच है, ये तो हर जगह ही आ रहा है। बस हो क्या रहा है, यदि हम ऑब्जर्व करें इन टर्म्स को तो हम देख रहे हैं कि हम जो भी टर्म लिख रहे हैं r की पावर उससे 1 कम है। इफ वी हैव टू राइट द फिफ्थ टर्म, यदि हमको 5वां टर्म लिखना होगा तो हम a इंटू r पावर 4 लिखेंगे, है ना? 1 कम पावर आता है। सो देयरफॉर इतनी बात से वी ऑब्जर्व वी कैन राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से जीपी का
nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। सो बाय दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट द जनरल टर्म, जिसको अपन nth टर्म भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, a इंटू आर पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जनरल टर्म ऑफ एपी के लिए क्या होता था, एपी के लिए बेटा होता था a प्लस n-1d। तो जीपी के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू आर पावर n-। इतनी सी बात है। सारे टर्म्स आपको पूरा एपी रिवाइज होगा, आप एपी खोल के भी अपने सामने रख सकते हो सर। वो या बेटा ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये समझ रहा था एक ही जगह पर हमने कितना ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, और अब मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। 2 क्या है, कॉमन रेशियो। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर मिलेगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, तो ए आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर ए आर स्क्वायर मिलेगा। मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वी गेट दी नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 का था, तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म। तो अगला टर्म निकालने के लिए हमको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हमने वहां पर यदि फर्स्ट टर्म ए लिखा है तो अगला टर्म ए आर, उससे अगला टर्म ए आर स्क्वायर, उससे अगला टर्म ए आर क्यूब, उससे अगला टर्म ए आर पावर 4, उससे अगला टर्म ए आर पावर 5 एंड सो ऑन। अभी समझा बेटा आयुष? चलिए आयुष बोल रहे हैं समझ गया अभी। तो ये बेटा हो गया अपना nth टर्म, a इंटू आर पावर n-1। आप साथ साथ एपी को भी समझते जाएं। एपी में बेटा अपन ने nth टर्म क्या लिखा था सर, एपी में तो nth टर्म आपने लिखाया था हमको a प्लस n-1d, ये एपी में होता था nth टर्म, है ना। तो मैं साथ साथ एपी का भी रिवाइज करके जा रहा हूँ। सर एपी में ऐसा दिखता था, सर जीपी में ऐसा दिखता है, क्या फर्क है बेटा? तो इतना फर्क है सर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर इंटू हो गया। यहाँ पर जो पावर ये जो n-1 था, ये मतलब मल्टीप्लाई था, यहाँ पर n-1 किस में आ गया, पावर में आ गया। सर वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशियो। मतलब आप ये याद रखना कि यदि एपी के हर फॉर्मूला में मैं प्लस साइन को प्रोडक्ट के साइन से, और जो कोई नंबर से मल्टीप्लाई है वो नंबर, मतलब एक्चुअली क्या होता है भाई, एपी में क्या होता है, एडिशन होता है। मैं यदि डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी 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 को ऐड करते जाऊं, 10 टाइम्स ऐड करूं डी को, तो कितना लिखोगे, 10d। और जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो आता है, तो अपन क्या लिखेंगे, आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स लिखा मान लो, तो आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर 10 टाइम्स कितना हो गया, आर पावर 10। तो एपी में जो 10d लिखते थे, जीपी में वो आर पावर 10 लिखेंगे, इतना सा फर्क है, बस और कुछ नहीं है। तो जो यहाँ पर 10d बनेगा वो आर पावर 10 बनेगा, इतना सा। आप इतनी सी बात एक पकड़ लें तो एपी के सारे फॉर्मूले जीपी में आ जाए। धीरे धीरे ऑब्जर्व करके मैं आपको सिखाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो ये हो गया बेटा जनरल टर्म जीपी का। जीपी का जनरल टर्म अपन ने निकालना सीख गए। हाँ सर समझ गया, अभी तो आप बिल्कुल अच्छे समझा दिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ये ठीक है, आप यही वाला सीरीज पकड़ लेता हूं, और मैंने क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड 8 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 2, 4, 8, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 8th टर्म बताइए। तो जब भी आपको 8th टर्म निकालना होगा तो जैसे एपी में करते थे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल के रख लो। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, जीपी का फर्स्ट टर्म सर 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है बेटा, इसका कॉमन रेशियो सर 2 का है,
कौन सा टर्म निकालना है बेटा? वी हैव टू कैलकुलेट सर 8th टर्म। 8th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a इंटू आर पावर 7, है ना, एक कम पावर होता है, बिल्कुल एपी जैसा याद रखना है। सर फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो 1 है सर, आर की वैल्यू 2 है, पावर 7 है, 2 का पावर 7 कितना होता है बेटा? 128। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज 128। 128 आएगा इसका 8वां टर्म। तो ये है क्वेश्चन का यूटिलाइज। भाई ए आप निकालो, फॉर्मूला में डाल दो, यू गेट दी आंसर। नोट करिए सर, नोट कर लिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर बोलो बेटा। सर कॉमन डिफरेंस 2 कैसे आया? कॉमन रेशियो बेटा, यहाँ पर रेशियो बोले, जब भी जीपी होगा उसको कॉमन रेशियो बोलेंगे। और आपको ये देखना है कि यदि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो, 2/1 कितना आता है? 2। 4/2 कितना आता है? 2। 8/4 कितना आता है? 2। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट रेशियो को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन रेशियो। समझा जानवी? यस सर। तो जीपी में अपन रेशियो निकालते हैं, जैसे एपी में अपन डिफरेंस फाइंड करते थे, सेकंड का फर्स्ट से डिफरेंस निकालते थे। सर अगर कोई बड़ी जीपी दी है तो उसका कॉमन रेशियो, बड़ी दी हो चाहे छोटी जीपी दी हो, जीपी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिफरेंस कैसे निकालते थे एपी में? भाई इतनी बड़ी एपी दे दें तो भी डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सबट्रैक्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता था। ऐसे यहाँ पर भी कॉमन रेशियो के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना है बस। दो कोई भी टर्म ले लो, लगातार 2 टर्म लगातार लेना है, याद रखना, बीच में कुछ छोड़ मत देना। 2 लगातार टर्म लेने, कोई भी 2 ले लो। जैसे मैंने 8 और 4 ले लिया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो कॉमन रेशियो हो जाएगा। सो दो बड़ी जीपी दी हो चाहे छोटी जीपी दे रखी हो, दो टर्म्स का रेशियो कॉमन रेशियो। ठीक है आयुष, समझ गया तुमको? तो ये आयुष का क्वेश्चन था सर, बड़ी जीपी। ओके चलिए, सो ये हो गया बेटा जनरल टर्म। सर क्वेश्चन भी हो गया एनएट टर्म पे, वेरी गुड। चलते हैं बेटा आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो एपी में आप सभी को, मैंने जब एपी स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको एपी का डेफिनेशन लिखाया। एपी का डेफिनेशन लिखने के बाद फिर अपन ने एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा था, आप चाहो तो कॉपी खोल के रख सकते हो। उसके बाद फिर आपने एपी का एनएट टर्म का फॉर्मूला लिखा था, तो मैंने जीपी का एनएट टर्म बता दिया। उसके बाद यदि आपको आ रहा होगा याद, तो मैंने आपको ये बताया था बेटा, फिर अपन ने वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि हमको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद आया? एपी में अपन ने एनएट टर्म फ्रॉम दी एंड पढ़ना सीखा था। तो आपको 2 तरीके बताए थे। क्या तरीके बताए थे? एक तो सर आप एपी को पलट दो, आप एपी को पलट दो तो जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस भी हो जाएगा, उससे निकाल सकते थे। या फिर आपको मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो आप ये पता कर लो कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म। ये 2 बातें आपको रिवाइज कराई हैं एपी में, बिल्कुल वही बातें अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो अपन एपी से कंपैरिजन करके पढ़ने का रीजन ये है कि साथ साथ एपी भी पढ़ाई हो रही है अपनी, अपन एपी भी पढ़ रहे हैं और जीपी भी पढ़ रहे हैं। इस तरीके से एपी पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और जीपी हमारा तैयार भी हो जाएगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो हो ही जाएगा। तो ये तो अपन ने पेज को कर दिया है रब। अब देखिए मैं आपको पहले एपी की बात लिख देता हूं। एपी में कैसे करते थे सर? एपी में तो हम ऐसे करते थे कि हमको यदि nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, तो हम क्या करते थे सर? हम इसमें कर देते थे
कि जो लास्ट टर्म है हमारा उसको हम फर्स्ट टर्म मानते थे एल, और जो कॉमन डिफरेंस है सर उसको हम माइनस डी कर देते थे। ये फॉर्मूला हम लगाते थे nth टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट। या फिर सर आपने ये बताया था कि nth टर्म फ्रॉम दी एंड को अपन सर m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख लेते थे, वेयर m क्या है सर, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ। ये सर दो चीजें आपने बताई है ना। एक तो अपन ये पता कर लेते थे कि भैया एंड डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, और नहीं है तो अपन ये पता कर लें कि nth टर्म फ्रॉम दी एंड बिगिनिंग से कौन सा टर्म होता है। ये सर अपन एपी में करते थे, और जो एपी में करते थे बेटा बिल्कुल वही का वही जीपी में करना है, कोई नई चीज थोड़ी है। ये अपन सर एपी में करते थे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी है सर। हाँ सर ये आपने रिवाइज कर दिया। तो जीपी में कैसे करेंगे बेटा इसको, जीपी में भी यही होगा। अब अपन जीपी में बात करते हैं। तो जीपी में देखिए लास्ट टर्म तो जीपी में भी लास्ट टर्म ही रहेगा। तो जैसे ये जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला लिखा था, तो आपने वहां पर क्या बोला, देखो आपको एपी में बताते हैं। एपी का बिगिनिंग से कोई पर्टिकुलर टर्म आपको निकालना होता है, जैसे एपी का nth टर्म आपको लिखना होता है, तो मैं साथ साथ एपी का nth टर्म भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। सर एपी का nth टर्म होता था a प्लस एन माइनस 1d। हाँ सर ये होता था a प्लस एन माइनस 1d। डी कट गया क्या, चलिए यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, एपी का nth टर्म a प्लस एन माइनस 1d। ये क्या होता था बेटा, ये एपी का nth टर्म होता था है? और यदि आप जीपी का nth टर्म देखो तो जीपी का nth टर्म ये लिखा हुआ है a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप क्या करोगे सर, हम ये करेंगे कि हम जीपी को पलट देंगे। तो जब जीपी को आप पलट दोगे बेटा तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो हमारा ए की जगह पर क्या आएगा बेटा, एल आएगा, है ना। और उसके बाद सर जो कॉमन रेशियो है वो पहले जो आर का था वो अब 1/r का हो जाएगा, कॉमन रेशियो उल्टा हो जाएगा ना। पहले आर का कॉमन रेशियो था, अब जब जीपी को आप पलटोगे तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1/r। वहां पर माइनस डी होता था, यहाँ पर 1/r हो जाएगा, और पावर तो वही रहेगी सर। ये हो गया सर फॉर्मूला। इफ यू हैव टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, तो वी यूज दिस फॉर्मूला L इंटू 1/r पावर n माइनस 1। ये कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड हो गया, ठीक है सर ये समझ गया। और ये जो बात है ये जीपी में भी ऐसे ही दिखती है। जीपी में ये चीज जो है, मतलब ये जो फॉर्मूला दूसरा वाला जो लिखा है, दूसरा वाला एपी के लिए भी यूज कर सकते हो, जीपी के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने ये सीखा है कि कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। तो बिगिनिंग से कैलकुलेट करने के लिए जो एपी में फॉर्मूला होता था वही जीपी में भी होता है। मतलब जीपी में यदि मैं बोलूं कि nth टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करना है, तो nth टर्म फ्रॉम दी एंड जीपी में क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने ये पता कर लिया कि जो एंड से पर्टिकुलर टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। और m क्या है सर यहाँ पर, तो बेटा m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं, इसमें से जो सेकंड तरीका है वो एपी में जो था वही जीपी में भी है, तो कुछ नया है। तो इसलिए मैंने आपको बोला बेटा एपी अच्छे से करने का है, एपी अच्छा हो गया तो जीपी में दिक्कत आएंगी ही नहीं, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले जीपी के उतर उतर के आते हैं यहाँ पर। ठीक है सर ये समझ गए। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन बता दो तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो बेटा इतना सा क्वेश्चन है, ये देखो मैंने अभी आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था फाइंड 8th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड 8th टर्म ऑफ
8th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो जब 8th टर्म पूछा था बेटा, तो अपन 8th टर्म कहाँ से कैलकुलेट करते थे? बिगिनिंग से कैलकुलेट करते थे। तो अपना आंसर बेटा कितना आया था? 128। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ। आंसर था 8th टर्म का आंसर था 128, है ना। चलिए, आंसर ये समझ गया। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है भाई? रेवा। रेवा इतनी लेट आई आज। ठीक है सर, ये तो समझ गया। ये 8th टर्म था। जब आपको कुछ भी नहीं बोला जाए तो अपन 8th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करेंगे। बट अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बेटा इस प्रोग्रेशन का 8th टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करो, तो एक और क्वेश्चन अपन क्या बना सकते? ये तो क्वेश्चन हो गया बेटा, चलो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो अपन ने पहले ही किया था, मैं इसको रखा हूं संभाल के ताकि अपन इससे कंपेयर कर पाए। अब मैं सेम प्रोग्रेशन लेता हूं और इसमें मैं आपसे पूछा हूं क्या कि फाइंड 8th टर्म फ्रॉम the end of geometric progression 1, 2, 4, 8 up to 11 terms, तो मेरे को अब ये बताना पड़ेगा, जब मैं एंड से पूछूंगा तो मेरे को ये यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एंड कहाँ हो रहा है, कितने टर्म्स हैं। जब तक वो नहीं बताएंगे तो आप एंड से नहीं बता सकते टर्म। ठीक है, राइट साइड वाला नोट करना है, सब नोट करना है बेटा, कुछ भी मत छोड़ना, सब नोट करिएगा। ठीक है, लेकिन पहले बेटा यहाँ पर देखिएगा, है ना। फाइंड 8th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। तो देखिए, जब भी फ्रॉम द एंड वर्ड डालेंगे तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि सीरीज खत्म कहाँ हो रही है, कितने टर्म्स पे खत्म हो रही है। जबकि बिगिनिंग से कोई टर्म पूछा होता है तो मेरे को ये बताने की बिल्कुल गरज नहीं है कि कहाँ पर खत्म हो रही है, लेकिन एंड से पूछ रहा हूँ तो मेरे को ये बताना जरूरी है। तो अब बेटा अपन इन दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, पर मैं नीचे वाला रिजल्ट यूज कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या करेंगे? तो सर सॉल्यूशन के लिए हम ये पता कर लेंगे कि जो हमको 8th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। तो सर उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस n प्लस 1। तो बेटा ये टर्म होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कौन सी टर्म आएगी? 11 माइनस 8 3 और 1 4। तो जो आपको 8th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा था वो एक्चुअली बिगिनिंग से 4th टर्म होगा। और बिगिनिंग से 4th टर्म के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर पावर 3। a का वैल्यू तो 1 है और r का वैल्यू 2 है, तो 2 पावर 3 कितना हो गया? 8। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। इस प्रोग्रेशन का एंड से 8th टर्म 8 आएगा, जबकि इसी प्रोग्रेशन का बिगिनिंग से 8th टर्म 128 आता है। तो ये है डिफरेंसेस, और नोट कर लीजिए, कोई डाउट है अब आपके मन में तो पूछ लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपको पूरा कॉपी करना है, और आपको कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछ लेना है, कहीं भी छोटा मोटा पतला सा डाउट है तो पूछ लीजिए। एक मिनट और है। सर वो बी क्या है? बी फॉर बिगिनिंग, सर ई फॉर एंड, बी फॉर बिगिनिंग। हाँ बेटा बोलो। विधि कुछ बोल रही हो क्या? आयुष बोल रहे हैं सर। स्वाइन, स्वाइन रिपीट कीजिए ना, मेरा नेट प्रॉब्लम था तो आपकी आवाज फंस रही थी। सर बी क्या है? सर बी तो बिगनिंग है बेटा। मुजम्मिल बोल रहे हैं राइट साइड वाला नोट करना है। हाँ बेटा करना है। सर वो बी क्या है? ओके, मुजम्मिल रियाज बोल रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस। ओके,
देखिए इसमें केवल इतना ही है बेटा, ये तो एपी का नोट था, जैसा एपी में लिखा था वैसे ही जीपी में लिखा है कि जीपी में यदि कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो सब सॉल्यूशन रिपीट कीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ बेटा। तो अपन क्या करेंगे, जीपी में कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जीपी को पलट देंगे। तो जब जीपी को पलट दोगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर की जगह हो जाएगा 1/r। तो अपन जो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला लिखते थे ना, a इंटू आर पावर n माइनस 1, वो अब हो गया l इंटू 1/r पावर n माइनस। और नहीं तो ये जो फॉर्मूला है ये एपी में भी ऐसा ही है और जीपी में भी ऐसा ही है। देखो दोनों जगह सेम लिखा हुआ है। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना हो, चाहे एपी में हो चाहे जीपी में हो, तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है ये वाला। इससे ये अपन पता कर लेंगे कि कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। तो मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया, वी हैव टू कैलकुलेट 8th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, m कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने दिए हमको, 11। तो m की जगह 11, n की जगह 8 और 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4th टर्म आ जाता है। तो जो 8th टर्म फ्रॉम द एंड था वो बिगिनिंग से 4th टर्म है। और 4th टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी आपको बताया, ए आर क्यूब होता है। ए का आर का वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाता है। इतना ही किया है बेटा। तो जो एपी में करते थे वही जीपी में भी है। अभी भी कोई डाउट है? समझ गया मुजम्मिल तुमको और आयुष तुमको? सर आयुष बोल रहे हैं और मुजम्मिल बोल रहे हैं हाँ समझ गया। बोलो तन्मय चौहान। सर अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है यस सर। और नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है तो फिर वो कैसे ढूंढेंगे? वही बेटा लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे इस प्रोग्रेशन का आप बताओ 11 टर्म कौन सा आता है बेटा, बता सकते हो? इस प्रोग्रेशन का 11th टर्म क्या आएगा? 1024। वेरी गुड बेटा। तो 11th टर्म मान लो यदि मेरे को 11 टर्म नहीं दे रखे हैं, मैं आपको दे दूं कि 1024 पे खत्म हो रहा है, ठीक है? तो एक तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं सर हमको तो यही फॉर्मूला यूज करना है, तो अपन को अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पता करने। तो जो इसका क्वेश्चन था किसका, आयुष का। तो आयुष सॉरी आयुष का नहीं, तन्मय का। तो तन्मय ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, हमको लास्ट टर्म दिया है तो बेटा लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? लास्ट टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया ना। और आर कितना है बेटा यहाँ पे, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ nth टर्म। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? nth टर्म ऑफ जीपी, ये Cn का फॉर्मूला a इंटू आर पावर n माइनस 1, है ना? तो मैंने मान लिया कि आपको ये पता करना है कितने टर्म्स हैं, तो मैंने मान लिया सर n टर्म्स हैं ये। तो लास्ट टर्म बराबर हो जाएगा a इंटू आर पावर n माइनस 1। इतना समझ गया तन्मय? सर फिर से बोलो। अबे तुम्हारी, देखो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है Tn का। हाँ सर। इसमें Tn की वैल्यू डाल दी कितनी, 1024 डाल दी। हाँ ओके सर। फर्स्ट टर्म कितना है 1, वो डाल दिया। और कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 2 डाल दिया। समझ गया अभी? हाँ सर। अब आपको ये पता हो तो अच्छी बात, और नहीं हो तो याद रखना 1024 होता है 2 पावर 10। 1024 2 पावर 10 होता है। और ये कितना है बेटा हमारे पास, 2 पावर n माइनस 1। तो इसलिए अपन को क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 बराबर 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा 11। समझ गया अभी? ओके सर समझ गया। हाँ। तो लास्ट टर्म दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म दिया हो तो लास्ट टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कोई डाउट? यस सर, मुजम्मिल जमीन दिया। अमोघ सर योर वीडियो इज पॉज। बेटा री एंटर कर लो आप, वीडियो पॉज होता है तो री एंटर कर लो नेटवर्क इशू के कारण। ठीक है, तो ये है nth टर्म फ्रॉम द एंड। कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन रखेंगे अपनी।
पेज नंबर 4, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। मूव एंटर टू। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर नोट में कुछ बातें बता रहा हूँ जो अपन ने एपी में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे। सबसे पहली बात तो बेटा आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट नोट ये है कि यदि 3 नंबर्स आपके पास जीपी में कभी मिल जाए आपको, फर्स्ट थिंग, इफ A, B, C are in GP, if 3 numbers are in GP, then जैसे AP में क्या पढ़ा था आपने, if 3 numbers A, B, C are in AP, तो 2B is equals to A plus C पढ़ा था, twice of the middle term equals to sum of first and last term, वो AP में होता था। GP में क्या होता है, यदि 3 नंबर्स आपको पहचानने हैं वो GP में है, तो हमेशा याद रखिए कि बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। कोई भी नोट आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर ले लिया 1 2 4, 1 2 का 4, तो अब आप देख लो यहाँ पर बीच वाले का जो स्क्वायर करोगे 4 आएगा और लास्ट पर फर्स्ट का प्रोडक्ट भी 4 आता है, ठीक है। तो 1 2 4 एक एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, कोई भी जीपी के 3 टर्म्स ले लीजिए, सबके लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी देन ऑलवेज मिडिल टर्म का स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। दैट मीन्स आगे इफ यू हैव टू शो दैट 3 नंबर्स जीपी में हैं, यदि आपको ये शो करना है 3 नंबर्स जीपी में है, तो आप बस ये शो कर दीजिए कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के बराबर है। यदि ये शो कर दिया तो तीनों नंबर जीपी में शो हो जाएंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन देखें कैसे आया सर ये रिजल्ट, तो वो बड़ा इजी है। जैसे हमने एपी में वेरीफाई किया था, आप देखिए पीछे जाके एपी में हमने वेरिफिकेशन जैसा बिल्कुल सेम वेरिफिकेशन, सिंस वी गिवन दैट एबीसी आर इन जीपी, इफ नहीं लिखते सिंस लिख लेते हैं, सिंस वी गिवन दैट एबीसी आर इन जीपी, तो सिंस A, B, C are in GP, so therefore B और A का जो रेशियो होगा वही C और B का रेशियो होगा, क्योंकि GP का डेफिनेशन है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। तो ये कहाँ से लिखा है अपन ने, ये लिखा है बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ GP लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ GP। ये GP की डेफिनेशन है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। और नाउ वी डन आवर रिजल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये b को यहाँ पर और ये a को यहाँ पर, तो यू गेट b स्क्वायर बराबर AC, ये आ गया रिजल्ट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हो गया। आगे से याद रखिए, इफ वी हैव टू शो दैट 3 नंबर्स आर इन जीपी देन बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। नाउ द सेकंड रिजल्ट, देखिए सेकंड रिजल्ट बेटा एपी में आपको ऐसा बताया था कि यदि आपको 2 टर्म दिए हैं और कोई तीसरा टर्म आपको फाइंड करना है, तो वो तीसरा टर्म निकालने के लिए आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला अपन जीपी में लिखेंगे। तो पहले मैं एपी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, और आप देख रहे हो इस तरीके से अपन एपी के सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कर ले रहे हैं, एपी पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए आपने वहां पर ये पढ़ा था, यदि मेरे को इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा दिखता था वो रिजल्ट इन एपी में
रिजल्ट आपने पढ़ा था, यदि मेरे को दो टर्म टीके और टीपी दिए हैं और मेरे को टीएन पता करना है, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा था टीएन माइनस टीके अपॉन एन माइनस के इज इक्वल टू टीपी माइनस टीके अपॉन पी माइनस के। आपको याद आया होगा इस रिजल्ट से। यदि आपको दो टर्म दिए हैं और कोई तीसरा टर्म निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला ये था। एपी में वो रिजल्ट ऐसे दिखता था, यही रिजल्ट को जब हम जीपी में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो जीपी में बेटा ये रिजल्ट ऐसा दिखा है, मार्कर सामने, हाँ ये है कि इफ टीपी एंड टीके of geometric progression are given, then formula to obtain Cn is, Cn निकालने के लिए फॉर्मूला, तो Cn निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा हो जाएगा Cn अपॉन Tk पावर 1/n माइनस के और Tp अपॉन Tk पावर 1/p माइनस के। यह है वो फॉर्मूला। एपी में जो फॉर्मूला आपको ऐसा दिखता था, जीपी में वो फॉर्मूला ये दिखेगा। कितने अननोन है बेटा यहाँ पर? 6 बातें हैं, एन है, पी है, के है, टीएन है, टीपी है, टीके है। इन 6 में से आपको 5 बातें गिवन होंगी और छठी बात आपको टीएन निकालनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो जीपी में, सॉरी एपी में। जीपी में वही फॉर्मूला आपको ऐसा दिखता है। 2 टर्म दिए हो और 2 टर्म की हेल्प से कोई तीसरा टर्म निकालना हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो एपी का भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वही फॉर्मूला जीपी में कैसे दिखेगा वो भी लिखिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। और कोई मन में सवाल क्वेश्चन है तो पूछिए। हो सकता है कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो ये फॉर्मूला कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो अपन नॉर्मल यूजुअल मेथड से भी जा सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है। लेकिन कई बच्चों ने मेरे को ये बोला था कि सर ये फॉर्मूला अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा इससे मतलब ज्यादा टेंशन नहीं होती है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए और अपन इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये 2 नोट है और मैं एक आधी क्वेश्चन इसमें देखता हूँ कि हमको जीपी के कोई 2 टर्म दिए हैं और तीसरा पता करना है। एक क्वेश्चन भी अपन इसमें करके देख लेते हैं। जैसे ये टर्म है, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन और ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। दोनों मेथड से मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ the 5th term of GP, if 5th term of geometric progression is 1/3 and 9th term is, and the 9th term is 16/243, तो 4th टर्म बताइए। देन 4th टर्म कितना होगा? आपके ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/3 और 2/5। 1/3 और 2/5, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ये देखिए, तो मैं दोनों मेथड से कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करिए साथ साथ। और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पेज अपन कंप्लीट कर देते हैं, फिर ले लीजिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में एक तो अपन फर्स्ट मेथड से जाते हैं। भाई 2 टर्म क्यों दिए हैं? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। जैसे एपी में आपको बताया था 2 टर्म क्यों देते थे, ए और डी मिल जाए। वंस वी गेट ए डी तो वी गेट एनी पर्टिकुलर टर्म ऑफ एपी। सिमिलरली यहाँ पर 2 टर्म क्यों दिए हैं?
हमको ए और आर कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। वंस वी गेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो वी गेट एनी पर्टिकुलर टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपन को जो दिया है नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए इंटू आर पावर 8। वी गिवन दैट की नाइन्थ टर्म इज 16 अपॉन 243 और वी ऑल्सो गिवन दैट की फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए इंटू आर पावर 4, वो अपन को गिवन है 1/3। ठीक है, सो अपन जब एपी करते थे तो एपी में ये दो इक्वेशन को अपन सीधा उठा के क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। एपी में अपन करते थे सब्ट्रैक्ट और जीपी में अपन क्या करेंगे, डिवाइड। इतना याद रखना, इतना सा डिफरेंस है। वहां पर ऐड करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को अब अपन ने कर देना है डिवाइड। ठीक है सर, डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड किया बेटा बोथ साइड। जब डिवाइड करोगे इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में ए और ए कट जाएगा, डिवाइड करेंगे, और आर पावर 8 आर पावर 4 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, आर पावर 4। राइट हैंड साइड में बेटा क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में सर 16/81 बचेगा। और सर यहाँ से हम आर को कैलकुलेट करेंगे तो सर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो बेटा होता है ये 2/3 का पावर 4 लिखा हुआ है। तो सर कॉमन रेशियो आ गया 2/3, और कॉमन रेशियो मिल गया तो बेटा वो कॉमन रेशियो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो मैं जब r की जगह पर 2/3 यहाँ पर डालूंगा तो आप कैलकुलेट कर लो, r की जगह 2/3 डालोगे तो 16 कितना बनेगा, 9 9 जा 81, 16/27 आएगा, 27/16। कैलकुलेट करके बताओ। नहीं आर का वैल्यू स्क्वायर चाहिए, 2 चाहिए। नहीं, आर का वैल्यू, ए का वैल्यू बताओ, ए कितना आएगा। ये 9/6 9 नहीं आएगा, 27/16 आएगा। देखो आप, सर r की पावर 4 कैसे है, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो 2 रहेगा ना। 8 डिवाइडेड बाय 4 नहीं, अरे रे 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 रे, कौन है भाई, कौन है, इतना खतरनाक कैलकुलेशन नहीं। देखो बेटा, r डिवाइडेड बाय तुमने ठीक है, लेकिन मैं 8 को 4 से डिवाइड नहीं कर रहा। बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है बेटा। एक्सपोनेंट। हाँ, तो ये r पावर 4 आएगा, है ना। यही तो चीजें अपन को इम्प्रूव करनी है। बाकी तो अपन मैथ्स में बहुत उस्ताद हैं, अपन यही गलती करते थे तो अपना गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो r और a आ गया बेटा। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह अभी थोड़ी बची, यहाँ कर लेते हैं। तो कौन सा टर्म निकालना बेटा, फोर्थ टर्म निकालना है। तो सर T4 का फॉर्मूला तो हमारे पास है AR3। ए कितना है बेटा, 27/16। R³ करोगे बेटा तो इसका क्यूब, तो कितना आएगा बेटा, 8/27। तो सर ये तो आ गया 1/2 आंसर, खत्म ही हो गया। लो, फोर्थ टर्म आ गया बेटा 1/2। सर ए की वैल्यू कैसे निकालें? बेटा ए का वैल्यू निकालने के लिए ये r का वैल्यू 2/3 यहाँ पर डाल दिया सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। ये वाली इक्वेशन देखो, r का वैल्यू कितना था, 2/3। वो r का वैल्यू 2/3 मैंने यहाँ पर डाला है, तो क्या लिखा है बेटा, ये a r का वैल्यू 2/3 और उससे पावर कितना बेटा 4 बराबर 1/3। अब इसको कैलकुलेट करना है अपन को, तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू ये हो जाएगा 16/81 बराबर 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो a का वैल्यू दे देगा 27/16। ठीक है, करके देखो, नहीं आता तो पूछो आप मेरे को। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए, एक आधी बार और कर दूं क्या इसको अच्छे से। यस सर, एक बार रिपीट करो। यस सर। चलो एक बार और आप इसका, हाँ सुन लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये क्वेश्चन को एक बार और वहां पर सॉल्व करता हूँ अच्छे से। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, पेज नंबर 5 पर अपन चलते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, जब तक बाकी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि जो उसका फॉर्मूला बताया आप उस फॉर्मूला में डाल के देखो, उससे कैलकुलेशन हो पा रही है आपसे कि नहीं, मतलब उससे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। जिसका उस फॉर्मूला से आ जाएगा वो वहां पर डन लिख देना चैट बॉक्स में, ठीक है। जब तक मैं ये क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला से आप लोगों को ट्राई करना है, इस वाले फॉर्मूला से। जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे और बाकी लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया है। तो सर सबसे पहले तो हमको जो 2 टर्म दिए हैं हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको दी है इसकी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कितनी दिया है 1/3 और हमको दी है 9th टर्म, ठीक है। तो मैं फिफ्थ टर्म और 9th टर्म दोनों लिख रहा हूँ। तो बेटा 9th टर्म जो बड़ी टर्म है वो पहले लिख लीजिए। 9th टर्म का फॉर्मूला होता है a × r⁻⁴ और 9th टर्म हमको कितना दिया था 16/243, 16/243, ये 9th टर्म है। और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a × r⁻4 जो कि हमको दिया था 1/3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को अपन करेंगे डिवाइड, इन दोनों को करेंगे डिवाइड। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके लिख देता हूँ ar⁻8 और ar⁻4। यहाँ पर जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपने पढ़ा है कि डिवाइड करने के लिए इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम होती है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a से a कट जाएगा और बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट होते हैं। तो r पावर कितना हो जाएगा 8 - 4 और यहाँ पर ये 81 टाइम्स कैंसिल होता है तो 16/81 बचे। तो ये हो गया बेटा r⁻4 और अपन इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 4। बोथ साइड फोर्थ रूट ले लें तो r का वैल्यू आ जाता है 2/3। इस तरीके से r आता था 2/3 जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया डिवाइड करने के बाद, ठीक है। ओके, दिव्यानी बरूरकर बोल रही हैं सेकंड वाले रिजल्ट से आ गया उनका, वेरी गुड बेटा। ये हो गया सर, आर आ गया। हाँ सर, आर समझ गया हमको। अब ये आर का वैल्यू बेटा किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे, फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो तो अपन को ए मिल जाएगा। तो सर अपन किस में डालेंगे? सर हम डालेंगे सेकंड वाले में, इस वाले में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में सर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी सर। अपन। हाँ बोलो बेटा। सर अगर पावर में -1/4 रहा तो कैसे लिखेंगे सर? पावर -1/4 रहा तो नीचे आके हो जाएगा ये। यदि यहाँ पर पावर -1/4 रहेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। सर फिर पावर +4 हो जाएगी ना? हाँ, रेसिप्रोकल करोगे तो +4 लिख देंगे। कभी भी किसी नंबर पे नेगेटिव पावर रहा और आपने यदि पावर पॉजिटिव करा तो अंदर का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए, तो अब अपन देख लेते हैं। सर आपने आप समझा दिया और हमको समझ भी गया। अब ये आर का वैल्यू बेटा अपन डाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ए आर, आर कितना है बेटा 2/3 और इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। और अब अपन यहाँ पर ए 2/3 का पावर 4 16/81 होता है। 16/81 को वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 81 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 81 बन जाए 81 और 16 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से ये 27 टाइम्स कटता है बेटा। तो ये 27/16 देता है, 27/16 आता है। तो दिस इज अवर आर। कट गया क्या? थोड़ा सा ऊपर कर देते।
16 इंटू 3, तो 3 से ये 27 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इट इज 27/16। आई होप अब आ गया होगा। तो ये है 27/16। तो हमारे पास ए भी आ गया और आर भी आ गया, तो देयरफॉर ए आया हमारे पास 27/16 और कॉमन रेशियो आया हमारे पास 2/3। अब हमको फोर्थ टर्म निकालनी थी, तो देयरफॉर फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है। ए का वैल्यू डाल दो 27/16, आर का वैल्यू है 2/3, उस पे पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, तो 2 का पावर 3 8 होता है और 3 का पावर 3 27 होता है। 27 से 27 गया और 8/16 इज 1/, तो करेक्ट आंसर इज 1/। ये था कैलकुलेशन, नोट कर लीजिए। आई होप समझ गया होगा अब आपको। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये था बेटा अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आज अपन ने डेफिनेशन पढ़ा, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, nth टर्म फ्रॉम द एंड पढ़ा। उसके बाद 2 नोट आपको लिखाए हैं, यदि एबीसी जीपी में है तो b² बराबर AC होता है। और दूसरा रिजल्ट बेटा आपने ये लिखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि मेरे को 2 टर्म दिए हैं, उससे nth टर्म निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसा एपी में किया था अपन ने। ठीक है ना? हाँ सर अब समझ गया। ओके, आर्या बोल रही हैं अब समझ गया सर। सेकंड मेथड से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जा रही है। हाँ ओके, ट्राई करते रहो बेटा, आएगा। लेकिन एक बच्चे का आ गया है, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो तो ही सेकंड मेथड यूज करना, अदरवाइज आप फर्स्ट ही यूज करें। ठीक है, ये सजेशन है, क्योंकि अभी तक एक ही बच्चे ने मेरे को डन लिख के भेजा है, वो है दिव्यानी वरुण सर। आप सभी बच्चे ट्राई करें, मतलब उससे आ जाता है, सेकंड वाले से भी आ जाता है, आप करके देख लीजिए। नहीं तो फर्स्ट वाली मेथड बहुत अच्छी है, आप इससे करिए। हमेशा वही करें जो आप फाइनल एग्जाम हॉल में करें, उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, ट्राई करिए। नहीं आएगा तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप पूछिएगा उसको। बाकी करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में। और इसके लिए फिलहाल इतना। बोलो बेटा। सर आपका इंद्रा ब्रांच तो हो गया? हाँ, तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। सर बोलो तन्मय। पावर में अगर 1/5 रहेगी तो क्या करें? पावर में 1/5 आएगा तो वो पावर में उसका 5th रूट निकलता है बेटा। ठीक है, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। यदि पावर में 1/5 रहा तो अंदर 32 रहेगा, तो 32 को अपन 2 पावर 5 लिख सकते हैं, फिर 5 कट जाएगा और आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 5th रूट निकालना होता है। जैसे पावर में यदि 1/5 रहा तो ऐसा कुछ रहेगा, फिर अपन इसको 2 पावर 5 लिख देंगे, फिर ये 5 कट जाएगा और आंसर। ठीक है तन्मय? ओके सर, समझ गया। ओके बेटा, चलिए तो बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सर गुड नाइट। हाँ बोलो। यस सर, आप मानकापुर वाले ब्रांच में कब हो? कल आएंगे बेटा। ओके ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।